हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। आज हम बात करेंगे शेंगन टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा के बारे में। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हमें थोड़ा ब्रीफ में समझाइए कि हम शेंगन वीज़ा लगवाकर यूरोपियन शेंगन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, वहाँ विज़िट करना चाहते हैं, वहाँ की कंट्रीज़ का नेचर एंड ब्यूटीज़ को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये वीडियो में हम सभी ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सभी चीज़ें कवर हो जाएं कि आप लोग शेंगन वीज़ा कैसे ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या आपको प्री प्रिपरेशंस रखनी है आपको वीज़ा की 100% सक्सेस लेने के लिए। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं हम कि ये शेंगन है क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो भी आप शेंगन सुनते हो वर्ड, ये बेसिकली लग्जमबर्ग जो कंट्री है, जो शेंगन का पार्ट है, वहाँ पर एक छोटा सा एक टाउन है जिसका नाम है शेंगन। अब ये शेंगन क्यों फेमस हुआ कि वहाँ पर 1985 जून 14 को एक ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ। जर्मनी, फ्रांस और भी सारी कंट्रीज थी जो कि स्टार्टिंग में इस ट्रीटी एग्रीमेंट का पार्ट बनी, राइट। और वो एग्रीमेंट क्या था कि जो भी उनके बॉर्डर्स थे, बॉर्डर्स का जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको रिमूव करें फॉर इंटर स्टेट या इंटर कंट्री ट्रेड के लिए, राइट। तो ये जो एग्रीमेंट किया गया, जो ट्रीटी की गई, उसका उन्होंने नाम दिया शेंगन, राइट। तो एक शेंगन जो एग्रीमेंट के अंदर जो भी पार्टनर स्टेट्स हैं या जो कंट्रीज हैं, तो उन्हें हम शेंगन जोन मेंबर्स कहते हैं। करंटली टोटल 29 शेंगन जोन मेंबर्स हैं। अगर रिसेंटली अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2024 को 2 नई कंट्रीज जो शेंगन जोन की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल करके इस जो एग्रीमेंट का पार्ट बनी है। वो कौन कौन सी हैं? बल्गेरिया एंड रोमानिया, ठीक है। तो ये था शेंगन और शेंगन जोन के मेंबर्स के बारे में। 29 मेंबर्स हैं। अब बात करते हैं कि ये शेंगन वीज़ा क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन शेंगन जोन की किसी कंट्री का आपको वीज़ा मिल जाता है, देन यू आर एलिजिबल टू एंटर एनी ऑफ अदर शेंगन जोन कंट्री। आपको अलग से कोई वीज़ा लेने की जरूरत नहीं। सपोज आपको इटली एम्बेसी ने आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया, तो देन यू कैन मूव टू और विजिट टू एनी अदर शेंगन जोन कंट्री। आप जर्मनी जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, नीदरलैंड जा सकते हैं, आप पुर्तगाल जा सकते हैं, स्पेन जा सकते हैं। बट उसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास प्रॉपर ट्रैवल प्लान होना चाहिए, आपके पास पर्पस होना चाहिए वहाँ पर ट्रैवल करने का, और उसके साथ साथ आपके पास उसके लिए जो भी सपोर्टिंग चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि होटल बुकिंग्स हैं, फ्लाइट टिकट्स हैं, या आप अगर फ्लाई करके नहीं जा रहे, आप ट्रेन या बस के थ्रू भी जा रहे हैं, तो उसकी रिजर्वेशंस की प्रूफ्स आपको लगाने पड़ते हैं। तो ये डिटेल में हम आगे बात करेंगे। तो फर्स्ट आप ब्रीफ में आप ये समझ गए होंगे कि ये शेंगन वीज़ा है क्या और क्यों लोग इस वीज़ा को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं कि हमें शेंगन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले समझ लेते हैं ये टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा। मैं पहले भी कुछ वीडियोस में मैं थोड़ा डिफाइन कर चुका हूँ कि ये विजिटर वीज़ा क्या है और टूरिस्ट वीज़ा क्या है। ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग है? तो फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री का जो पर्पस ऑफ विजिट है, आपका कोई स्टडी भी हो सकता है, आपका कोई वर्क भी हो सकता है, आपका कोई बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, डिप्लोमेटिक हो सकता है, और आपका विजिट करना भी हो सकता है। तो विजिटर वीज़ा है बेसिकली, लेकिन उसमें पर्पस ऑफ विजिट दैट में भी डिफरेंट। आप अपने किसी फैमिली मेंबर्स को विजिट करने जा रहे हो, वो एक पर्पस है। आप किसी कोई कॉन्फ्रेंस, बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, कॉन्सर्ट है, उसको अटेंड करने जा रहे हो, तो वो भी एक पर्पस है। आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो, वो एक पर्पस है। आप सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हो, यू वांट टू एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो वो आपका टूरिज्म पर्पस के लिए वीज़ा लगेगा, राइट। तो हम बात करते हैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली विजिटर वीज़ा की, राइट। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस तरह से आप विन विन कंडीशन में आ सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या है, आपको किसी भी शेंगन कंट्री में आपने घूमना है, चाहे एक कंट्री है, चाहे 2 या 3 कंट्रीज में आप ट्रैवल करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो अपना एक प्लान बनाइए कि आप किन किन कंट्रीज में जाना चाहते हो। सपोज करो कि आप विजिट करना चाहते हो स्पेन एंड इटली। तो स्पेन और इटली घूमने के लिए आपने प्लान किया, कितने दिन का प्लान किया वो आपने डिसाइड करना है, 10 डेज का, 15 डेज का, 20 डेज का। और उसके हिसाब से आपने एक्सपेंसेस को एक बार इंटरनेट गूगल करके आपने देख लेना है कि वहाँ पर फ्लाइट्स के कितना उसमें एक्सपेंसेस आएंगे, आपके होटल्स के कितने एक्सपेंसेस आएंगे, आप जो जो प्लेसेस घूमोगे वहाँ पर कुछ पेड टिकट्स हैं उनका कितना एक्सपेंस आएगा, आपको होटल्स जहाँ पर अकोमोडेट करोगे वहाँ पर कितने एक्सपेंसेस आने वाले हैं, आपके फूड में या और किसी तरह के आपके क्या एक्सपेंसेस आने वाले हैं, एक बार एक रफली आइडिया लगाइए, ठीक है, इंटरनेट से गूगल करके। तो उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना एक्सपेंसेस आने वाले हैं। अब उससे आपने कंपेयर करना है कि जो आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, आपके पास हो सकता है 10 लाख पड़े हो, 15 लाख पड़े हो, 20 लाख भी पड़े हो, बट उसके साथ साथ आपने क्या देखना है, जो आपका सोर्सेज ऑफ इनकम का स्टेटमेंट है वो किससे शो हो रहा है, आपकी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न से शो हो रहा है। तो आपके अगर सोर्स ऑफ इनकम आपका वीक है बट आप फंड्स बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, उस केस में भी आपका वीज़ा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि एम्बेसी उसको कंसीडर नहीं कर पाती कि आप एक जेन्युइन एंट्रेंट है, वहाँ पर विजिट करके आप वापस आने वाले हैं। तो आपने जो भी प्लान बनाना है, जितने देश का बनाना है, उसमें कितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जितने आपके एक्सपेंसेस लगने वाले हैं, वो आपके पास जो फंड्स हैं प्लस आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, ईयरली इनकम जो आपकी शो कर रहा है आईटीआर, उसके हिसाब से कंपैटिबल होनी चाहिए। इन दैट केस ओनली यू विल गेट 100% वीज़ा, राइट। उसके बाद बात आती है कि आपने डिसाइड कर लिया ये सारा, आपने असेसमेंट कर लिया अपने लेवल पर। उसके बाद आपकी बात आती है कि आपने जिस भी एम्बेसी में आपने प्लान किया कि जिस कंट्री में ज़्यादा डेज रहना है, उस एम्बेसी में आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है अपनी इन पर्सन फाइल सबमिशन करने के लिए। उसमें आपका इंटरव्यू टाइप का भी हो सकता है, राइट। तो आपने उस कंट्री की एम्बेसी में आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है इन पर्सन फाइल सबमिशन करने के लिए। आप मोस्टली जो है ये जो कंट्रीज हैं उसमें VFS ग्लोबल जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पर करेंगे। अदरवाइज जैसे कुछ कंट्रीज स्पेन है उसमें BLS प्रोवाइड कर रहा है तो वहाँ भी करी जाती है, ठीक है। ये सबसे पहला काम है कि अपॉइंटमेंट बुक करें कि किस मंथ में किस डेट की अपॉइंटमेंट आपको मिल रही है, और उसमें ये ना करें कि बिल्कुल ही नियर बाई आपने लेनी है, पहले से ही प्लान करें कि 3 से 4 महीने का प्लान बीच में गैप लेकर ही चलें। तो इतना गैप लेकर चले तो उससे पहले ही आप प्लानिंग में लग जाए, ठीक है, क्योंकि अपॉइंटमेंट एकदम से करंट डेट की कई बार नहीं भी मिल पाती हैं, 1 और 2 मंथ्स आगे की ही मिलती है, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से अपना प्लान आउट करके चलें। आपने अपना जो भी घर का सिस्टम है या जो भी आपका जॉब का है, बिजनेस का है, बच्चों की स्टडीज़ हैं, बच्चों की एग्ज़ाम टाइम है, वो सारा ही कंसीडर करके ही अपना प्लान बनाएं, ठीक है। तो आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली। अब बात आती है अपॉइंटमेंट बुक हो गई है, अपॉइंटमेंट बुक करना बहुत ही ईजी है। आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाइए, आपको ईजिली मिल जाएगा सारा लिंक कि आपने कैसे कैसे क्या क्या करनी है। नहीं तो बहुत सारी वीडियोस भी हैं छोटी छोटी, उनमें से देखिए आप कर सकते हैं। अगर आप हमसे वीज़ा फाइल करवाना चाहते हो तो हम पूरा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि अब आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं कि आपकी विन विन कंडीशन हो। उसके लिए सबसे पहले आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है, इंटरनेट पर अवेलेबल है। आपने लेटेस्ट वीज़ा फॉर्म डाउनलोड करना है, अगर वो किसी दूसरी लैंग्वेज में है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो उसका PDF फाइल पड़ी है, आप उसको फिल करना है। आप हैंड रिटन भी उसको फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल सजेस्ट यू कि आप कंप्यूटर में ही उसको फिल कीजिए फॉर्म को। जो भी उन्होंने फील्ड्स मांगे हुए हैं, जो भी डिटेल्स मांगी हुई हैं, उनको आप फिल करें, राइट। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं है तो इंग्लिश में करना है, उसको ऑनलाइन वे में ही इंग्लिश में ही कंप्यूटर से ही टाइप करें, राइट। उसके बाद
आपकी क्या क्या और डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आईडी प्रूफ में क्या, आपका पासपोर्ट, आपके पास पासपोर्ट है, उसमें वैलिडिटी बची होनी चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स की, और उसमें 2 से 3 पेजेस आपके ब्लैंक होने चाहिए, ये हर किसी में रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आपके आधार कार्ड, जो भी नेशनल आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड है। उसके बाद फाइनेंशियल्स के लिए आपका पैन कार्ड है। इसके साथ साथ आपके जो फैमिली आईडीज़ हैं, आपके जो फैमिली में मेंबर्स हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आप और अकेले जाना चाह रहे हैं, आप अपने स्पाउस की आईडी प्रूफ लगाइए। अगर आपके बच्चे भी हैं तो आपके बच्चों के भी आईडी प्रूफ लगाइए। इसके साथ साथ अगर वो स्कूलिंग या कॉलेज में हैं बच्चे, तो उनके भी स्कूल की आईडीज़ या कॉलेज की आईडी प्रूफ लगाइए। इसके साथ साथ उनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी लगाओ। इसके साथ साथ अपने एजुकेशनल प्रूफ्स हैं वो लगाओ। इसके साथ साथ अगर कोई आपके फैमिली में सपोज आपके फादर या मदर एक्सपायर हो चुके हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाएं, प्लस उनका एक आईडी प्रूफ लगाएं, जैसे आधार कार्ड, या अगर किसी का पुराना कोई आधार कार्ड नहीं भी बना हुआ तो कोई दूसरा जैसे वोटर आईडी कार्ड एज अ प्रूफ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए सभी नेशनल आईडी प्रूफ आपके प्लस आपकी फैमिली मेंबर्स के। इसके साथ साथ आपने एक फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड के साथ 80% फेस के साथ 35x45 mm 300 रेजोल्यूशन के साथ आपने क्लिक करवानी है, और प्रोफेशनल फोटोग्राफर से ही करवाएं, और वो आपने 4 से 5 फोटोग्राफ लेकर रखें, क्योंकि फॉर्म पे भी लगनी है और अपने पास पे भी रखें। इसके बाद जो मैंने पहले भी बात करी है कि सर्टिफिकेट जो आपके आईडी प्रूफ के साथ लगने हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स, ये भी आपने लगाने हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर आपका सपोज कि आप मैरिड हो, आप अकेले जाना चाह रहे हो तो ठीक है। अगर आप स्पाउस को साथ लेकर जाना चाह रहे हो और आपके बच्चे हैं, तो बच्चों का टेक केयर कौन करेगा फॉर द पीरियड कि जब आप घूमने जाओगे, आप 10 दिन या 15 दिन का प्लान करके जाते हो, तो उस ड्यूरेशन में आपके बच्चों की टेक केयर कौन करेगा। तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना है, जिसमें कि आपके बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कि आपके फादर या मदर हैं कोई, या आपके कोई बड़े भाई, छोटे भाई, उनकी फैमिली जो भी आपके बच्चों का टेक केयर करेगी उस पीरियड के लिए, तो आपने एफिडेविट लगाना है टेक केयर का कि उस ड्यूरेशन के लिए वो बच्चों को वो पर्सन टेक केयर करेंगे। ठीक है, और उनके आईडी प्रूफ भी साथ लगा दीजिए। उसके बाद आता है कि बहुत सारे केसेस में होता है कि हम देखते हैं कि जो नेम की स्पेलिंग है इंग्लिश में लिखते हुए, किसी भी पर्सन की किसी आईडी में कुछ और है, किसी आईडी में कुछ और है, पासपोर्ट में कुछ और है, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो अगर किसी का भी ऐसा है, मैं ये एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके फैमिली मेम्बर से जिनकी भी आईडी प्रूफ लगा रहे हैं, अगर उनके स्पेलिंग में कहीं पे मिस्टेक आ रही है, उसके 2 डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, तो उसके अगर स्पेलिंग में मिस्टेक आ रही है, या मोस्टली क्या होता है कि जो एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट होता है, उसके फादर या मदर की जो स्पेलिंग होती है वो उसके जो आईडी कार्ड्स है, नेशनल आईडी कार्ड यानी कि जैसे आधार कार्ड है, तो उसमें कुछ और तरीके से लिखा होता है उसकी स्पेलिंग, और उनके जो पासपोर्ट्स होते हैं उनमें कुछ और स्पेलिंग होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, 80-90% केसेस में ये देखने को मिलता है हमें। तो उस केस में क्या आपने सेम नेम एफिडेविट बनवाना है, उसको नोटराइज कराना है, और वैलिड आउटसाइड इंडिया फॉर अमेसी पर्पज वाली स्टैंप लगवानी है, राइट, और डेपोनेंट के सिग्नेचर करवाने हैं। ठीक है, तो ये आपने साथ लगाना है। इसके बाद अगर आपका कोई प्रीवियस वीज़ा आया हुआ है, जैसे कुछ कंट्रीज तो वीज़ा देती है, अपने स्टिकर वीज़ा देती है, वो उसमें आपके पासपोर्ट के अंदर स्टिकर पेस्ट होता है, प्लस अराइवल डिपार्चर की तो आपने कोई विजिट किया होता है तो वो स्टैंप्स लगी ही होती हैं। बट कुछ कंट्रीज हैं जो कि आपको ई वीज़ा दे रही हैं, PDF फाइल्स में वीज़ा आ रहा है। तो उस केस में क्या है कि अगर आपके पास वो वीज़ा पड़ा और आपने विजिट भी किया, विजिट किया हुआ है, तो आपकी जो स्टैंप्स लगी हुई हैं, बट अगर आपके पास वीज़ा का फॉर्म पड़ा, वीज़ा का रिजल्ट पड़ा है, आपके पास PDF फाइल पड़ी है ई वीज़ा की, तो वो भी आप साथ लगा दीजिए। इसके बाद बात आती है कि अगर आपका पर्पस ऑफ विजिट, अगर आपका ऐसा है कि कोई इनवाइट कर रहा है आपको, ठीक है, तो उससे इनविटेशन लेटर उस कंट्री का, सपोज आप इटली विजिट करने जा रहे हैं और इटली में आपका कोई फैमिली फ्रेंड रहता है या आपका कोई रिलेटिव रहता है, तो उससे आपको इनविटेशन लेटर मंगवाइए, वहाँ पे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के नोटराइज करा के आप मंगवाइए, और उसमें अपना नाम विद आपका पासपोर्ट डिटेल, पासपोर्ट नंबर वगैरह डलवा कर
और उसमें जो भी आपका जो प्लान बनाया हुआ है कि इस डेट से इस डेट के बीच में विजिट करना चाहते हैं तो वो उसमें मेंशन हो। इसके साथ साथ जो भी आपका इन्वाइटर है उसके और भी प्रूफ लगने हैं, जैसे कि उसका आईडी प्रूफ लगना है, उसका पासपोर्ट या कोई वहाँ की लोकल आईडी है वो लगना है। उसके बाद उसका एकोमोडेशन का प्रूफ लगना है, क्योंकि वो आपको एक इन्विटेशन लेटर में मेंशन करके दे रहा है कि जब तक भी आप विजिट करने के आ रहे हैं और उसके पास ही रहेंगे तो उसके अकोमोडेशन के प्रूफ वो उसको देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ उसका सोर्स ऑफ इनकम के प्रूफ देने पड़ेंगे, अगर आप उसका कोई बिजनेस है या उसका कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग है, लाइक कहीं पर एम्प्लॉयड है तो उसका एम्प्लॉयमेंट के प्रूफ उसको देने पड़ेंगे। उसकी सैलरी स्लिप्स भी देनी पड़ेगी, और उसके कोई टैक्स का रिडक्शन हो रही है तो वो टैक्स के प्रूफ भी देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ उसका बैंक का प्रूफ भी देना पड़ेगा, राइट। तो ये है अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है। बट अगर आपका सोल पर्पज ऑफ विजिट क्या है कि आपका टूरिज्म पर्पज है, यू वांट टू एक्सप्लोर द ब्यूटी एंड नेचुरल थिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको करना है कि टूरिज्म पर्पस के लिए आपको एक ट्रैवल आइटनरी बनानी है। ट्रैवल आइटनरी बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप गूगल करें, वहाँ के टूरिस्ट लोकेशंस को आप जानें, समझें और उसको मेंशन करें। अगर आप किसी एक कंट्री में जा रहे हैं तो एक कंट्री का, अगर आप 2 या 3 कंट्री में जा रहे हैं तो ट्रैवल आइटनरी उसी के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको जब भी आप फ्लाई कर रहे हैं कंट्री टू कंट्री, या आपको एटलीस्ट अराइवल एंड डिपार्चर के लिए आपको अपना एयर टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स लगानी पड़ेंगी। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि कंफर्म टिकट लगाएं या डमी टिकट्स लगाएं, तो डमी टिकट्स में चल जाता है, कोई इशू नहीं है, बट ये ओरिजिनल होनी चाहिए, कोई भी फेक टिकट मत लगाओ, राइट। उसके बाद आपको जहाँ पर भी आपका एकोमोडेशन है, क्योंकि आपका कोई इन्वाइट नहीं कर रहा है, आपको अपना एकोमोडेशन खुद ही देखना है, खुद ही वहाँ पर रहना है, तो उसके लिए क्या है, आप कोई भी होटल बुक कर रहे हैं तो उसका बुकिंग वाउचर साथ लगाएं। आप पे एट होटल वाली बुकिंग्स भी लगा सकते हैं, देयर इज नॉट एन इशू। उसके बाद आपने ये लगा लिया, उसके साथ साथ आपको और क्या दिखाना है। तो फ्रेंड्स, आप कहीं पर भी घूमने जाते हैं, आपका पैसा खर्च होता है, तो वो पैसा का प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि आपके पास सपोर्ट में इतना फंड्स है कि आप उस कंट्री में जितने दिन के लिए ट्रैवल करने जा रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको पूरा करने के लिए आपके पास फंड्स अवेलेबल है। अब फंड्स के लिए क्या करना है, आपने बैंक की स्टेटमेंट लगानी है लास्ट 6 मंथ्स की, उसमें आपका हेल्दी बैंक में फंड्स होना चाहिए, राइट। उसके साथ साथ आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट्स है, आप वो लगा सकते हैं, आपके पास शेयर्स हैं, SIPs हैं, इस तरह की कोई चीज़ें आप वो लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास कुछ कैश अमाउंट है, वो अपने आप कवर लेटर में मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं आप, लास्ट 2 या 3 मंथ्स की आप स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, आपका करंट बैलेंस कितना है उसके साथ, या आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड के प्रूफ भी लगा सकते हैं, उनकी जो फोटो कॉपीज करके आप नोटराइज करा के वो भी अपनी फाइल में लगा सकते हैं, जो कि आपका एक तरह से फंड्स को शो कर रहा है कि आपके पास लिक्विड फंड्स कितने पड़े हैं। इसके साथ साथ आपका जो फंड्स हैं वो कहाँ से आया उसके प्रूफ के लिए, प्लस आपका जो कंट्री टाइप में भी एक सपोर्ट है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उसके लिए आपको, अगर आप किसी भी तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस के प्रूफ्स लगाने हैं। अब बिजनेस के प्रूफ की बात आती है, बहुत सारे लोगों को ये है कि आपका GST नंबर वाला ही प्रूफ चलेगा, वही बिजनेस चलेगा, अदरवाइज वीज़ा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अगर आपका बिजनेस की जो इनकम है वो आपका GST स्लैब में नहीं आ रही है, इन दैट केस आपका नॉर्मल आप उद्यम आप रजिस्टर करवाते हो, तो आप उद्यम सर्टिफिकेट आप अपनी फाइल के साथ लगा सकते हो। बट ये ध्यान रहे कि आप ये नहीं है कि 1 साल पुराना कोई बिजनेस है या 2 साल पुराना है, तो नॉर्मली इस केस में वीज़ा आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपका बिजनेस एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स पुराना होना चाहिए, जिससे कि आपके वीज़ा आने के चांसेस बढ़े। कई बार क्या होता है, आप स्पाउस वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका एक मेंबर है जो कि सैलरीड एम्प्लॉयड है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट जॉबर है, और दूसरा क्या है कि कोई किसी तरह का छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ट्यूशन सेंटर चला रहा है, कोई बुटीक सेंटर है, या किसी ने कोई और तरह की कोई शॉप की हुई है, कोई बेकरी शॉप करी हुई है। तो उस केस में भी आप अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ लगाएं।
इसके साथ साथ अगर आपका बिजनेस का कोई करंट अकाउंट है तो वो भी आप ज़रूर लगाएं। उसकी स्टेटमेंट 6 मंथ्स की साथ लगाएं, जो कि एज अ प्रूफ आपका काम करेगी। इसके साथ साथ आपने अपने बिजनेस का जो भी या बिजनेस है, जॉब है, या कोई एग्रीकल्चर इनकम भी है। एग्रीकल्चर इनकम के लिए मैं बता दूं, अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो आप अपने जे फॉर्म साथ लगाइए, राइट। आपके 1 या 2 साल के जे फॉर्म आप साथ लगाइए, क्योंकि इसमें जो भी क्रॉप आप सेल करते हो वो 3 to 4 मंथ्स के बाद ही सेल करते हो, तो उसमें 1 से 2 साल के जे फॉर्म आप शो कीजिए। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में मेंशन जो लगा रही है उसे भी मेंशन कर दीजिए, थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए कि ये जे फॉर्म के अगेंस्ट आपको पेमेंट मिला है। इसके साथ साथ आपने अगर एग्रीकल्चर इनकम है उसके लिए आपने एग्रीकल्चर जो लैंड है उसके आप प्रूफ साथ लगाइए। आपके नाम पर जमाबंदी में फर्द में वो आपके नाम अगर ज़मीन है, लैंड है, तो उसका प्रूफ लगा सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ अगर आप ITR भी भर रहे हैं, चाहे आपकी एग्रीकल्चर इनकम की है, चाहे आपकी कोई बिजनेस इनकम है, चाहे आपकी कोई जॉब है, तो आप ITR 2 साल की अपनी फाइल में लगाइए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पर है फॉर्म 26 लगाइए। इसके साथ साथ अगर आप प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप अपनी जॉब के प्रूफ साथ लगाइए। आपके पास कोई ID कार्ड है, कोई बिजनेस कार्ड है, कोई एम्प्लॉयमेंट का कोई ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, इस तरह के कोई प्रूफ है, आप वो साथ लगाइए। इसके साथ साथ अगर आपके जो जैसे प्राइवेट कंपनी है उसमें भी आप सैलरी स्लिप साथ लगाइए। इसके साथ साथ जो भी आप विजिट का जो प्लान बनाया है, आपने जो ट्रैवल आइटिनरी बनाई है कि आपने 10 दिन या 12 दिन 15 दिन के लिए जो भी आपने डिसाइड किया है, उतने दिन के लिए आपने अपने एम्प्लॉयर से आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कम लीव सर्टिफिकेट लेना है। उसमें मेंशन होना चाहिए कि आप इस डेट से इस डेट तक फलानी कंट्री में या यूरोप शेंगन एरिया में आप घूमने जा रहे हो और आपके एम्प्लॉयर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप अपने डिपार्टमेंट से लीव पास करवाइए। इसके साथ साथ अगर आपका एम्प्लॉयर प्राइवेट जॉब की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका एम्प्लॉयर जो है करंट डेट में जिस डेट को आप उससे आप NOC साइन करवा रहे हो, अगर करंट डेट में आपका कोई जॉब डिस्क्रिप्शन का किसी तरीके का कोई लेटर दे सकता है तो वो भी आप लीजिए, वो भी आप अपनी फाइल में लगाइए। अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस पीछे हैंडल कौन करेगा, तो वो भी आप अपने कवर लेटर में मेंशन कीजिए कि आप जितने दिन के लिए बाहर रहेंगे तो आपके कितने दिन के लिए आपका बिजनेस कौन संभालने वाला है। आपके एम्प्लॉयज़ हैं या आपका कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर है, या आपका स्पाउस है, या आपके फादर मदर है, उनमें से जो भी कोई टेक केयर कर रहा है तो आप उसमें मेंशन कीजिए। उसके बाद आपने मेन चीज़ आती है कवर लेटर की। अब कवर लेटर क्या है? कवर लेटर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो आपने बनाकर एम्बेसी में देना है। ये वीज़ा ऑफिसर को लिखा जाता है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि आप कौन हो, क्या करते हो, इंडिया में किस तरह का आपका सोर्सेज ऑफ इनकम है, आप कितना कमा लेते हो, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है पर्पज़ ऑफ विजिट। आपका पर्पज़ ऑफ विजिट क्या है? आप उस कंट्री में अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हो तो वो आप टूरिज्म पर्पज़ लिखोगे। अगर आप किसी को विजिट करने जा रहे हो, किसी को मिलने जा रहे हो, कोई बिजनेस मीटिंग वगैरह अटेंड कर रहे हो तो आप पर्पज़ ऑफ विजिट वो लिखोगे। बट मोस्टली ये जो टूरिज्म पर्पज़ वाला है वो आएगा, जो अगर आप टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जा रहे हो। इसके साथ साथ आपने उस कवर लेटर में मेंशन करना है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, कितने दिन का कहाँ स्टे होगा, थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देना है। और साथ में एक लाइन मेंशन कर दें कि यू हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट ट्रैवल आइटनरी एंड गिविंग टू द एम्बेसी अलॉन्ग विद योर फाइल, ठीक है। एक ट्रैवल आइटनरी जो आप पहले हम बात हुई थी कि ट्रैवल आइटनरी जो बनानी है वो आप फाइल में लगा चुके हो, ये कवर लेटर में आप मेंशन कर दो। इसके साथ साथ आप उस कवर लेटर में ये भी मेंशन करेंगे कि आपके सोर्स ऑफ इनकम इतने हैं और आपका बैंक में इतना है, आपके पास अवेलेबल फंड जितने हैं, जो जिससे कि आपका जो भी ये टूर है वो सपोर्ट होगा। इसके साथ साथ आपने जो मेंशन करना है आपके कंट्री एंड फैमिली टाइप्स, बिकॉज कोई भी एम्बेसी आपको वीज़ा तभी ग्रांट करेगी जब उन्हें ये लगेगा कि यस दिस कैंडिडेट इज़ जेन्युइन एंट्रेंट और ये वहाँ पर जाकर जिस भी पर्पज़ ऑफ विजिट के लिए जा रहा है वहाँ पर जाने के बाद जो इसने ट्रैवल आइटनरी में मेंशन किया है, इसने कवर लेटर मेंशन किया कि इस डेट को ये वापस इंडिया आ जाएगा, तो उसके लिए क्या क्या रीजंस है वो वेरीफाई करते हैं और वो कवर लेटर में मेंशन करना ज़रूरी है।
अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में बात करते हैं कि फैमिली टाइप क्या है और कंट्री टाइप क्या है। देखिए फैमिली टाइप क्या है, आप अगर सिंगल हो, पहले मैं सिंगल की बात करता हूँ, अगर आप सिंगल हो, अभी मैरिज नहीं हुई है, बट आप अर्न कर रहे हो, आपकी एज एटलीस्ट 25 अबव की है और आप एक हैंडसम पैकेज कहीं से एम्प्लॉयमेंट से ले रहे हो, या आप अपना बिजनेस है, स्टेबल बिजनेस है आपका, 4-5 साल से आप काम कर रहे हो और आपके फैमिली में डिपेंडेंट्स हैं, आपके फादर मदर हैं या छोटा कोई भाई बहन है आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये चीज़ें आप कवर लेटर में मेंशन करो, उनके प्रूफ्स दो, ठीक है। तो ये आपके फैमिली टाइप्स को शो करेगा। अगर आप मैरिड हो, आपका स्पाउस नहीं जा रहा, आपका स्पाउस घर है, आप अकेले ही विजिट करना जा रहे हो, राइट, टूरिज्म पर्पज़ के लिए, तो उसमें आपके पास बहुत अच्छा आपके पास सपोर्ट है आपका फैमिली टाइप का, कि आपकी फैमिली मेम्बर, आपका स्पाउस और अगर आपके बच्चे हैं वो भी, और अगर आपके पेरेंट्स हैं या छोटे भाई बहन हैं जो कि आप पर डिपेंडेंट हैं इकोनॉमिकली, तो वो आप मेंशन करोगे तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके वीज़ा सक्सेस में। इसके बाद बात आती है कि अगर कोई स्पाउस है बट उसके बच्चे नहीं हैं, तो वो अगर दोनों ही जा रहे हैं तो वो क्या करें। अगर वो दोनों जा रहे हैं तो उनके पेरेंट्स या उनके कोई छोटे भाई बहन हैं जो कि उनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, तो वो आप मेंशन करें, जिससे कि एम्बेसी पर्सन को एक प्रूफ मिलेगा, एक पॉजिटिव थिंग मिलेगी कि यस इसका फैमिली टाइप स्ट्रांग है, ये एक जेन्युइन एंट्रेंट है जो जाकर वापस आने वाला है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कंट्री टाइप की। अब कंट्री टाइप क्या है, आप इस कंट्री में क्यों रह रहे हो और आगे भी क्यों रहना चाहोगे, और आप जो भी विजिटिंग टारगेट कंट्री है वहाँ विजिट करके वापस क्यों आओगे। तो इसके लिए आपको क्या शो करना पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए कंट्री टाइप, कंट्री किसी भी कंट्री में आप क्यों रहोगे, एक तो आपके पास यहाँ पर आपकी फैमिली की सपोर्ट पीछे है और फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो हमने फैमिली टाइप में बात करी थी। इसके साथ साथ अगर आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स के साथ साथ कुछ प्रॉपर्टी एसेट्स भी है, लॉन्ग टर्म एसेट्स भी हैं, तो उसको आप मेंशन कीजिए। सपोज आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, आपके पास कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल लैंड है, तो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आप हिंदी या पंजाबी या अदर कोई लैंग्वेज में है उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कराइए, नोटराइज कराइए एज अ ट्रू कॉपी, और वैलिड आउटस्टैंडिंग या वैसी पर्पज़ की एक स्टैम्प लगाइए, और साथ में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का भी फोटो कॉपीज नोटराइज करा के वो भी लगाइए और वो एम्बेसी में सबमिट करिए अपनी फाइल के साथ। ये आपकी प्रॉपर्टी की जो एसेट्स हैं ये आपको बहुत ही अच्छा कंट्री टाइप का एक रीज़न देती है। और अब इस जो एसेट्स हैं इनकी वैल्यूएशन करवानी है आपने कि कितनी वैल्यू की आपके पास एसेट्स हैं। तो ये जो भी लैंड वैल्यूअर्स होते हैं वो वैल्यूएशन अपना सर्टिफिकेट करके अपना एक सर्टिफिकेट देंगे, वो अपनी फाइलिंग में साथ लगाइए, ठीक है। तो ये आपका है। इसके साथ साथ और कंट्री में क्या टाइप्स हैं, मतलब आप जो जिसे शो कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि आपका अगर कोई बिजनेस था और वो बहुत अच्छा है, स्टेबल है, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, जो भी अपने को बिजनेस के प्रूफ लगाए हैं, तो वो भी आपको शो करता है कि आपके कंट्री टाइप्स कैसे हैं। आपकी कोई जॉब है, चाहे कोई प्राइवेट जॉब है, तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने आपका करियर स्टेबल है उस कंट्री में, उस कंपनी में और उस कंट्री में, ये भी आपका उसी से शो करता है और वो कंसिडर होता है कंट्री टाइप में। इसके साथ साथ इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपने, जैसे कि आपने डिपार्टमेंट से एनओसी लिया और जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको कवर लेटर भी मेंशन कीजिए, प्लस उसके प्रूफ भी लगाइए जो आपके कंट्री टाइप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड है या एग्रीकल्चरिस्ट ही हुआ, तो उसमें भी आपके एग्रीकल्चर के लैंड के प्रूफ्स लगाने हैं आपने, उसके जो भी रजिस्ट्रेशंस हैं या आपके बसपात हैं या जो भी हैं, इनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपीज नोटराइज करा के, प्लस इसका इंग्लिश कन्वर्जन करा के नोटराइज करा के भी वो भी साथ लगाइए, जो कि आपका रीजन फॉर कमिंग बैक टू इंडिया कंसिडरिंग योर कंट्री टाइप्स को शो करता है, राइट। अब बात करते हैं हम आगे कि ये सब कुछ तो हो गया, इसके साथ और क्या करें जिससे कि हमारी फाइल स्ट्रॉन्ग हो। इसके लिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आपने सीए से अपनी वेल्थ रिपोर्ट बनवानी है। उसमें वेल्थ रिपोर्ट में वो क्या क्या मांगेगा, आपका बैंक का बैलेंस कितना है, आपके पास कोई आरडी, एफडी या और किसी तरह की शॉर्ट टर्म या कोई फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, जैसे कोई लैंड्स हैं, कोई कमर्शियल, रेजिडेंशियल या एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, आप वो सारी उसमें उनको आप रिक्वायरमेंट्स दो, जो भी वैल्यूएशन करवा रखी है इनकी, वो अपनी सीए वेल्थ रिपोर्ट में मेंशन करेगा। आपके पास कोई व्हीकल है, आपके पास कोई कार है, ट्रैक्टर है,
या और कोई छोटा व्हीकल है उसके और आरसी आपके नाम है तो वो आप आईडी प्रूफ में भी लगाएंगे और साथ ही साथ आप अपने सीए को भी उसकी वैल्यू को ऐड करने के लिए देंगे। उसका क्या देना है, एक आरसी का प्रूफ और जो आपकी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है व्हीकल का वो देना है जिसमें कि आपकी वैल्यू लिखी होती है, आप देखोगे फ्रेंड्स, तो वो आपने उसको सीए को प्रोवाइड करानी है। इसके साथ साथ आपके पास कुछ गोल्ड है, ठीक है, तो वो गोल्ड की वैल्यू उसमें डाल देगा, कुछ कैश पड़ा है वो डाल देगा। आपके पास किसी भी तरीके के फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो उसमें डाल देगा, मेंशन कर देगा। सपोज कि SIPs पड़ी हैं या किसी तरह की और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसकी वैल्यू आज की डेट में करंट डेट की क्या है वो उसमें मेंशन कर देगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास किसी तरीके का कोई इंश्योरेंस है, कोई लाइफ इंश्योरेंस है, राइट, जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो लाइफ इंश्योरेंस अगर है आप उसकी सरेंडर वैल्यू अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर से आप मांगे, वो सरेंडर वैल्यू सर्टिफिकेट भी साथ लगाए फाइल में और साथ में सीए को भी दे ताकि आपकी वेल्थ रिपोर्ट में वो मेंशन कर दे। इसके साथ साथ आपकी जो लास्ट 2 इयर्स की आईटीआर जो आपने सबमिशन करी है, राइट, तो उसकी आईटीआर की वैल्यू को भी आप वो सीए अपनी वेल्थ रिपोर्ट में मेंशन करेगा। तो ये टोटल बना के एक सीए का वेल्थ रिपोर्ट जनरेट करके सिग्नेचर स्टैम्प करके उसका एक नंबर होता है वो डाल के वो देगा। वो आप अपनी फाइल के साथ लगाइए जो कि आपकी ओवरऑल वेल्थ को शो करता है। ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि वीज़ा सक्सेस बढ़ती है, राइट। उसके बाद और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था कि आपने जब भी ट्रैवल करना है तो आपने क्या किया कि फ्लाइट्स की रिजर्वेशन करा ली, चाहे वो डमी कराएंगे। उसके साथ साथ होटल्स की बुकिंग्स चाहे वो पीएट होटल वाली कराएंगे। इसके साथ और क्या करना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको अपना ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है, ट्रैवल इंश्योरेंस विद मेडिकल कवरेज। ये कितने का होना चाहिए, एटलीस्ट 5 लाख $US इतना आपको होना चाहिए कोविड का ट्रीटमेंट भी उसमें कवर। और कोविड के लिए आपने कोविड का सर्टिफिकेट भी आपने इसके फाइल में साथ लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्रीफ मैंने दिया है इस वीडियो में, आपको जो समझाया है, ये अगर आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए, कवर लेटर बढ़िया कर, प्लान बहुत ही वाइबल प्लान है आपका, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है आपके कवर लेटर के थ्रू प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, इन दैट केस यू विल गेट 100% वीजा। मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ अगर आपने इस तरह से प्रोफाइलिंग अपनी करी और सब कुछ सेट कर दिया तो आपका 100% वीज़ा लगेगा। अब वो 100% वर्ड क्यों आ रहा है, क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसके साथ साथ आपका एक जो मेजर फैक्टर का प्रोफाइल है वो भी काम करता है। आपकी एज क्या है, अगर आप 19, 20, 18 साल के हो, आप अकेला सिंगल वीज़ा लगा रहे हो, नहीं आएगा। आपको पास जो फैमिली कंट्री टाइप से इशू रहेगा, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है उसका इशू रहेगा, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं आएगा। आपकी एज कम से कम भी जो होनी चाहिए 24+ होनी चाहिए अगर आप सिंगल हो। मैरिड हो तो चलेगा, आपकी 23 के आसपास मोस्टली जो मैरिज वाले जो कैंडिडेट्स देखे हमने वो मिल जाते हैं। तो अगर आप मैरिड हो, स्पाउस है आपका, अगर आप दोनों भी जाना चाहते हो, सिंगल जाना चाहते हो, किड्स है साथ में वो जाना चाहते हैं, तो लगने के चांसेस हैं। बट इसके साथ साथ आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल है, आपका सोर्स ऑफ इनकम कितना, आप कितने की आईटीआर भर रहे हो, आपका कंट्री टाइप, फैमिली टाइप, ये सभी चीज़ें स्ट्रॉन्ग है तो आपका 100% भी आ सकता है, राइट। तो आप अगर यूरोप शेंगन में एज अ टूरिस्ट या किसी को विजिट करने जाना चाहते हो तो आप अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग रखें। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उसको प्रॉपरली प्रिपेयर करें, मेंटेन करें सॉरी, जिससे कि आपका वीज़ा सक्सेस 100% हो। आई होप ये वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को शेयर, लाइक कर दें, कमेंट करें। अगर कमेंट सेक्शन में जाकर आपकी कोई क्वेरी है मैं उसे ज़रूर आंसर करूँगा, राइट। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्ते, थैंक यू।